एक्सरसाइज। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग वर्कआउट के बारे में। लेग कर्ल एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग ये वाला मसल ग्रुप। ओके, यहाँ पे 4 मसल्स का एक ग्रुप होता है और इसका काम रहता है घुटने को फोल्ड करना और हिप को एक्सटेंड करना। यहाँ से ऐसा एक्सटेंशन हिप का। ओके, ये दोनों। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स होते हैं, लाइक मोर देन 640 समथिंग, पर कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो बाय आर्टिकुलेट होते हैं। ओके, जैसे सिंगल आर्टिकुलेट, बाय आर्टिकुलेट और मल्टी आर्टिकुलेट। तो सिंगल आर्टिकुलेट मतलब कोई भी मसल जो है वो एक जॉइंट को क्रॉस करता है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी मसल रहता है उसका फंक्शन कैसा रहता है, समझो अगर यहाँ पे ये मसल है तो इसका जो जॉइंट है ये यहाँ जाके कनेक्ट है, तभी तो ये जॉइंट को ये वाले ऐसे पुल कर पा रहा है। ओके, तो ये एक जॉइंट को अगर क्रॉस करेगा तो ये सिंगल आर्टिकुलेट हो गया। बाय आर्टिकुलेट मतलब कुछ ऐसे मसल्स होते हैं पर्टिकुलर डिजाइन वाले जॉइंट्स में जहां पे वो दोनों तरफ काम करता है। मतलब समझो एक मसल्स है, इसके 2 मुंह होते हैं। ओके, इधर वाला ये ओरिजिन इंसर्शन या फिर ये इंसर्शन, ये ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन इंसर्शन को कैसे पहचानेंगे? जो ओरिजिन वाला एरिया रहेगा वो थिक रहता है। ओके, और जहां इंसर्ट हो रहा हो इंसर्शन वाला एरिया है वो पतला रहता है। ओके, तो हमेशा जो ये ओरिजिन है इंसर्शन को अपनी तरफ खींचता है। तो बाय आर्टिकुलेट मसल्स में हमारी बॉडी में जैसे फॉर एग्जांपल बाइसेप मसल, फिर आपका हैमस्ट्रिंग, आपका ये वाला थाइस के अंदर एक मसल जो है वो बाय आर्टिकुलेट है। हैमस्ट्रिंग के अंदर 3 मसल बाय आर्टिकुलेट, समझे 4 मसल है, उसमें से 3 ऐसे मसल्स हैं जो आपकी हिप जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं और घुटने की जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं। बाइसेप्स के अंदर ये यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ कनेक्टेड है। ओके, तो बाय आर्टिकुलेट का मतलब है जो दोनों जॉइंट पे काम करता है, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है कि ये एक बार में एफिशिएंटली एक ही तरफ डोमिनेंट रहेगा। समझो अगर ये इधर काम करा, आपने इसको इधर इंगेज किया है तो इसका 80% से भी ज्यादा जो है इधर मूवमेंट करवाएगा ये। तो आप दो ऐसी सिचुएशन में जब आप दोनों एक साथ में यूज करवा रहे तो ये एक तरफ डोमिनेंट रहेगा, दूसरी तरफ उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको इधर इंगेज कर दिया तो ये यहाँ उतना डोमिनेंटली परफॉर्म नहीं करेगा, एक तरफ ही ये एफिशिएंटली काम करता है। तो अभी वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि हमारा जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ओके, इसको आप कैसे ट्रेन करते हैं? नॉर्मली आप जो मशीन होता है उसमें 2-3 टाइप की मशीन्स होती है। एक सीटेड कर्ल होता है ऐसा वाला बैठ के, और एक होता है जिसमें हम लोग लेट के पीछे से ऐसा लेग कर्ल करते हैं। तो जो लेटने वाला लेग कर्ल है ऐसा फ्लैट बेंच वाला, सबसे पहले जो जिम में आया था लेग कर्ल को ट्रेन करने के लिए जो ट्रेंड में था वो ऐसा था फ्लैट बेंच, कि आप बेंच के ऊपर उल्टा लेट जाएंगे और पीछे से ऐसा वाला मूवमेंट करेंगे। फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा एडवांस हुआ रिसर्च, तो उसके बाद में एक ऐसा मशीन है जो थोड़ा सा ऐसा इस एंगल पे था, मतलब 30-40 डिग्री। तो उसके बाद क्या हुआ, जब आप लेटते थे तो बॉडी थोड़ा सा ऐसा हो जाता था, फिर आप लेग कर्ल करते थे। ओके, जैसे समझो इसमें ये पोर्शन थोड़ा सा उभरा हुआ है। ओके, और अभी जो लेटेस्ट मशीन है वो कैसा सीटेड लेग कर्ल वाला, एकदम पूरा चेयर पे आप ऐसा बैठे हैं और ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से ऐसे पुल करना है। ओके, तो तीनों में क्या डिफरेंस है कि जब भी आप ये वाला करते हैं ऐसे लेट के, तो अभी सोचे मैं अगर ऐसे बेंच पे लेटा हुआ हूँ, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी मैं बेंच पे लेटा हुआ हूँ और अगर अभी मैं ऐसा लेग कर्ल वाला मूवमेंट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो पहले से ही मेरा हिप जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है। ओके, तो जो हैमस्ट्रिंग मसल है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, ओके, तो वो पहले से इधर इंगेज है। तीनों मसल, 4 में से 3 मसल इधर इंगेज, क्योंकि एक मसल जो है वो यहाँ इस जॉइंट को क्रॉस किया है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचा, वो यहीं पे यहाँ पे लगा हुआ। ओके, तो 3 मसल्स पूरी तरह से दोनों जॉइंट पे काम करते हैं और एक मसल जो है पूरा क्रॉस नहीं किया, तो ये मसल इधर काम नहीं करता कभी भी। ओके, इसलिए जब भी आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करते हैं तो कोशिश करें कि घुटने के जॉइंट के थ्रू आप ट्रेन करेंगे, हिप जॉइंट के थ्रू नहीं। तो कोई भी आप ऐसी एक्सरसाइज करें जैसे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, तो उसमें ये जो हैमस्ट्रिंग वाला है ये ज्यादातर असिस्ट करेगा, डोमिनेंटली मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक मसल जो छोटा है। तो जब भी आप लेग कर्ल करें तो अभी इसमें क्या हो गया, देखो जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, समझो मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ,
अभी मैं अगर ऐसा फोल्ड करता हूँ तो मेरा जो हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं वो पहले से ही यहाँ पे ये जॉइंट पे बिजी हैं। ओके, समझो ये मेरा 90 डिग्री पोजीशन है। अभी मेरा यहाँ से रिलैक्स हो गया, रिलीज, पूरा जो तीनों मसल्स हैं यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये जैसे हिप को एक्सटेंड करता हूँ तो ये मसल ने हिप को ऊपर खींचा। इसका मतलब क्या, जब हिप एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा तो आपका ये तीनों मसल ऊपर इंगेज रहेगा। अब मैं इस पोजीशन में अगर मैं यहाँ पे नी जॉइंट पे ऐसे फोल्ड करता हूँ तो ये एफिशिएंटली यहाँ काम नहीं करेगा। सेम मैकेनिज्म ये वाली मशीन पे होता है। जब आप ऐसे लेटने वाली हैमस्ट्रिंग वाली जो मशीन है उसको आप यूज करते हैं तो आपको क्या करना है कि ये वाली मशीन को अवॉइड करना है। ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे आप जब भी ये वाला करते हैं तो क्या होता है, आपका हिप उठने की कोशिश करेगा बार बार, और जितना वेट हेवी लेंगे आप उतना ही आप जैसे स्ट्रगल करें ये ऐसे उठता है हिप। तो ये नेचुरल है हिप उठता है। और बहुत सारे ट्रेनर क्या करते हैं, जब क्लाइंट ये वाला वर्कआउट करता है तो उसकी हिप को दबाते हैं, तो ये गड़बड़ है क्योंकि हिप उठ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से बीच में से हिप उठने की कोशिश कर रहा, मतलब ये इनडायरेक्टली बता रहा है कि ये फोल्ड होने की कोशिश कर रहा। जो जैसे ये फोल्ड होएगा यहाँ से ये मसल रिलीज होएगा और यहाँ डोमिनेंटली काम करना शुरू करेगा, इसीलिए तो वो हिप ऊपर उठ रहा था बार बार। तो मैकेनिज्म गड़बड़ है। लेकिन ब्रेन देखो कितना स्मार्ट है कि जैसे आप यहाँ फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेन यहाँ पे मसल्स को रिलीज कराने की कोशिश करता है ताकि यहाँ से रिलीज होएगा तो वहां ज्यादा परफॉर्म करेगा। इसीलिए जब आप ऐसी मशीन पे यूज करते हैं ये लेग कर्ल के लिए तो ये आपका हिप उठने की कोशिश करता है, तो इसको उठने दीजिए। अगर आपके पास सीटेड लेग कर्ल वाला ऑप्शन अवेलेबल है तो हमेशा सीटेड वाला ही चूज करेंगे, और दोनों नहीं करना है। अगर समझो जिम में दोनों मशीन है, ये वाला लेटने वाला भी और बैठने वाला भी, तो आप लेटने वाला बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, एकदम वेरी लेस इफेक्टिव है। ओके, तो आपको क्या करना है, सीटेड लेग कर्ल हमेशा यूज करना है क्योंकि उसका परफेक्ट मैकेनिज्म है। ओके, तो जब भी आप सीटेड लेग कर्ल पे बैठते हैं मशीन पे, तो जैसे देखो ये भी इस पोजीशन में क्या हो रहा है, सेम इस पोजीशन में बैठा हूं तो अभी मेरा हिप जो है ये फ्लेक्शन मोड में है, एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो अगर ये फ्लेक्शन मोड में है तो यहाँ हैमस्ट्रिंग वाले जो ऊपर का जो एरिया है यहाँ पे इंगेज नहीं, यहाँ से रिलैक्स हो गया। तो अभी ये मसल्स को मैं डोमिनेंटली पूरी तरह से मैं ये घुटने के जॉइंट के थ्रू इंगेज कर सकता हूँ इंटेंसिटी के साथ। तो जैसे समझो सीटेड लेग कर्ल में ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, आप ऐसे बैठे हैं, फिर यहाँ से आपको ऐसा पुल करना है। तो अभी जब मेरा हिप फ्लेक्शन मोड में रहेगा तो मेरा ये मसल जो है ना पूरा 100% यहाँ पे देगा। ओके, तो मैं अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ। इसीलिए जब भी आप लेग कर्ल का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको हमेशा सीटेड लेग कर्ल चूज करना है, ये वाला मशीन अवॉइड करना है क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, इसका मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मशीन है जो आप सीटेड उसमें बैठ के लेग कर्ल करते हैं। दूसरा है, जब भी आप लेग कर्ल कर रहे हैं तो उसको ज्यादा सेट ऐड करेंगे, लाइक 10-20 आपके ऊपर की, आपका टाइम आपके पास कितना है। तो मेरा ये फेवरेट एक्सरसाइज है, मैं हमेशा 10 से लेके 15 सेट मारता हूँ इसका, क्योंकि क्या होता है जब भी आप लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो लेग्स के आगे वाला जो थाई है, ये क्वाड्रिसेप वाले मसल, इसके लिए बहुत सारा वेरिएशंस हैं। जैसे आपने स्क्वाट किया, फ्रंट स्क्वाट किया, ओवरहेड स्क्वाट किया, लेग कर्ल किया, लेग एक्सटेंशन किया, लेग प्रेस किया, लंजेस, स्टेप अप, बहुत सारे, और सब मसल्स जितने भी आप वेरिएशंस मैंने काउंट कराए हैं उसमें सब में आपका जो है थाइज वाला और ग्लूटेल वाला ये दोनों मसल्स डोमिनेंट होता है। तो जब आप ये वाला सारा एक एक करके वर्कआउट करते तो आप अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कम से कम 15 से 20 सेट हो जाता है ये मसल को ट्रेन करने के लिए। तो जब आप 20 सेट ऑलरेडी मार लिए हैं तो अब आपका उतना एनर्जी बचा नहीं है, क्योंकि लाइक 60-70-80% एनर्जी का कंजप्शन ऑलरेडी हो गया। तो अभी जब लास्ट में जाके आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेंगे तो एक तो एनर्जी आपका कम हो गया, ऊपर से ये अब जब पूरा बॉडी थक गया है, हार्ट भी आपका इतनी देर से परफॉर्म कर रहा था तो हार्ट का भी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया, फिर आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर रहे हैं तो ये उतना डेवलप नहीं होएगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अल्टरनेट करिए, एक बार आप स्क्वाट से स्टार्ट किया,
ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी लेग्स का वर्कआउट करेंगे तो आपको हैमस्ट्रिंग से स्टार्ट करना है, लेग कर्ल से स्टार्ट करना है। ओके, और या फिर जब आप स्क्वाट से स्टार्ट किए हैं तो स्क्वाट के बाद बहुत ज्यादा वेरिएशंस लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप स्क्वाट के साथ में कोई भी एक और ले लीजिए, स्टेप अप ले लीजिए, या तो लंजेस ले लीजिए, या फ्रंट स्क्वाट ले लीजिए, या ओवरहेड स्क्वाट, दैट्स इनफ। ओके, फिर उसके बाद में आपका जो भी शेड्यूल रहेगा, लेकिन हैमस्ट्रिंग का ज्यादा सेट लेंगे, कम से कम 10 सेट पकड़ के चलिए, उसमें 2-3 सेट तो वार्म अप में ही जाता है। ओके, अभी समझो आपने स्क्वाट किया है तो स्क्वाट में जो मसल्स यूज हुआ, अब स्क्वाट के बाद जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अगला सेम इसके लिए क्वाड्रिसेप के लिए, तो उसमें आपको वार्म अप की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप लेग कर्ल पे स्विच होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें वार्म अप के सेट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये अलग मसल्स हैं, ये वहां पे इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। तो आपको 2-3 सेट तो आपको लेग कर्ल का वार्म अप करने में जाएगा, फिर 2-3 सेट प्रिपरेशन सेट होते हैं। ओके, फिर उसके बाद में जो मेन सेट होएगा, तो कम से कम आपको 5 सेट से लेके 10 सेट आपको इसका करना है, उसमें से 6 या 7 सेट तो आपका मेन सेट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका लेग प्रॉपरली डेवलप हो, आपका थाई जो है ना एकदम डोमिनेंट हो, लाइक अभी देखो आप नॉर्मली क्या होता है लोगों का, आप देखे होंगे थाइज ऐसा शेप में होता है। ओके, ये आगे वाला पोर्शन, ये पीछे वाला, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया, डिस्कस किया था कि आगे वाला इतना उभरा रहता है क्योंकि हम जितनी भी सारी एक्सरसाइज करते हैं उसमें ये मसल्स डोमिनेंट रहता है, तो हमेशा इसको इतना ट्रेन कर देते हैं कि पीछे वाले को इतना हम ज्यादा सेट नहीं देते, तो ये ऐसा फ्लैट रहता है, इतना डेवलप नहीं होता। जबकि ये 4 मसल्स हैं, ये भी 4 मसल्स हैं, तो ये दोनों मसल्स का स्ट्रेंथ बराबर है, दोनों मसल उतनी ही साइज में है, तो इसको भी उतना ही एक्सरसाइज आप कराएंगे तभी जाके डेवलप होएगा। इसलिए अगर आप हैमस्ट्रिंग को ज्यादा डोमिनेंट रखेंगे तो आपका लेग्स का, थाई का जो शेप रहेगा वो एकदम परफेक्ट, ऐसा वेल डेवलप्ड एस्थेटिक लुक में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा वाला। ओके, तो आपको क्या करना है, हैमस्ट्रिंग को डोमिनेंट रखना है। ओके, आप कोई भी जिम में जा रहे हैं तो जिम में जब भी आप विजिट करेंगे मशीन देखने के लिए, तो और कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको देखना है वो है लेग कर्ल मशीन। अगर उस जिम में सीटेड लेग कर्ल मशीन नहीं है तो आप वो जिम ज्वाइन करिए ही मत, क्योंकि बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है, चाहे आपका पुशिंग से रिलेटेड हो गया, पुलिंग हो गया, कार्डियो हो गया, ये सारी चीजों का आपके पास ऑप्शन रहेगा, अलग अलग वेरिएशन से, तो आप कहीं पे भी कुछ ना कुछ करके इंटेंसिटी के साथ वो वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ लेग कर्ल मशीन नहीं है तो आपका हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने का और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा मशीन है जिसके थ्रू आप हैमस्ट्रिंग को प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हैं। इसलिए अगर जिम बहुत बड़ा है, बहुत सारी मशीन्स हैं, हर एक एक्सरसाइज के लिए 4-4, 5-5 टाइप की मशीन है, लेकिन अगर सीटेड लेग कर्ल मशीन नहीं है तो जिम में आपका पैसा वेस्ट है। तो आप जिम जब भी जिम चूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप ढूंढिए कि लेग कर्ल मशीन किधर है, सीटेड वाला, ये ऐसा फ्लैट वाला नहीं, क्योंकि बहुत सारे जिम में लोग ऑप्शन रखते हैं, जब पुराना मशीन पड़ा हो तो वो सीटेड लेग कर्ल करके ये भी रखेंगे। उस सिचुएशन में आपको सिर्फ सीटेड लेग कर्ल चूज करना है, ये वाला मशीन बिल्कुल यूज नहीं करना। ओके, तो ये अपना हो गया लेग कर्ल के बारे में। ओके, और कुछ लोग देखा आपने डंबल के साथ में भी करते हैं, एक वेरिएशन लेते हैं जिसमें वो डंबल को ऐसा पैर में डाल देंगे, ऐसा लेट के बेंच पे, और पैरों के बीच में डंबल फंसाएंगे और फिर ये वाला करेंगे। तो ये आपका एनर्जी और टाइम वेस्ट है, क्योंकि देखो एक तो ये सर्कुलर मूवमेंट है। ओके, ये सर्कुलर मूवमेंट, एक तो ज्यादा हेवी वेट, आप 50 किलो का डंबल फंसा के तो उठा नहीं सकते हैं, ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ऊपर से ये सर्कुलर मूवमेंट है। सर्कुलर मूवमेंट में क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंशन नहीं मिलता है। और तीसरा जो डिसएडवांटेज वो है कि आप फ्लैट बेंच यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपका वो मैकेनिकली भी डिसएडवांटेज है। तो 3 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको ये वाला डंबल पैर में डाल के ये वाला हैमस्ट्रिंग कभी भी नहीं करना है। कुछ लोग TRX बेल्ट के साथ में भी करते हैं, TRX बेल्ट के साथ में, जो कि इसमें प्रॉपर होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग वेरिएशंस के लिए करते हैं। तो ऐसा TRX बेल्ट को लटका के पैर फंसा देंगे उसमें और फिर ऐसा पुल करते हैं TRX बेल्ट को। अभी आप सोचिए, अगर मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ग्रेविटी के पैरेलल मूव हो रहा है, तो मेरे को इंटेंसिटी तो मिल ही नहीं रहा, ग्रेविटी के पैरेलल जस्ट मैं ऐसे हिला रहा हूँ, तो एकदम यूजलेस है। तो इसके साथ भी आपको ट्राई नहीं करना। अगर आप जिम में नहीं कर रहे हैं, घर पे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं या आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे गार्डन में वगैरह, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है थेराबैंड यूज करिए। ओके, थेराबैंड में क्या होगा, आप ऐसा पोजीशन लीजिए, कहीं पे भी ऐसा बेंच या कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, कुर्सी या कुछ भी, ऐसी पोजीशन में
थेराबैंड को यहाँ पे बांध देंगे और दूसरा मुंह है उसको पैर के नीचे दबा लीजिए, ऐसा दूसरे पैर के नीचे। और क्या करना है आपको, ऐसी पोजीशन में ये वाला मूवमेंट कराइए, ओके, ये वाला। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो सेम मिमिक्री हो रहा है सीटेड लेग कर्ल का, राइट। अभी मैं यही सेम वाला एक्सरसाइज यहाँ पे भी कर सकता हूँ, इसमें थेराबैंड के साथ फ्लैट में ऐसा पैर में अटका के, और उधर या तो कोई आपका पार्टनर रहेगा तो एंकरिंग करेगा, नहीं तो आप उसे दरवाजे के नीचे लगा के थेराबैंड को और फिर ये वाला कर सकते हैं। लेकिन ये सेम कि आप ये फ्लैट वाला बेंच जहाँ पे भी आपका हिप एक्सटेंडेड पोजीशन में है, आपका घुटने पे हैमस्ट्रिंग का जो मसल्स है वो डोमिनेंटली काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आपको पोजीशन चेंज करना है, आपका हिप को बेंड करना है 90 डिग्री बेंड करके, फिर आप थेराबैंड यूज करेंगे तो एकदम परफेक्टली आपको वही मसल्स पे टारगेट हो रहा है, ओके। तो आप ये थेराबैंड के थ्रू ये वाला करते हैं, ओके। मशीन को कैसे सेट करना है जब भी आपको समझो, अगर आप लेग कर्ल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई भी मशीन रहेगा, लेग कर्ल की बात नहीं, आप कोई भी मशीन यूज करें तो क्या होता है, मशीन के अंदर पिवट पॉइंट होता है, ओके। तो जब भी आप लेग कर्ल मशीन को सेट कर रहे हैं तो क्या होगा, पीछे का सीट होता है एक मेन, एक उसका पेडलिंग होता है जो एंकरिंग करने के लिए होता है, तीसरा होता है जहाँ पे आप पैर रख रहे हैं वो जो पेडल एंकल के नीचे वाला होता है। तो आपको ये वाला एडजस्टमेंट बाद में देखना है, सीट भी बाद में देखना है। सबसे पहले क्या देखना है कि जहाँ पे आपका ये घुटना रहेगा तो उसी लाइन में मशीन के ऊपर एक रेड मार्क रहेगा, एक लाल कलर का मार्किंग रहेगा, वो मशीन का पिवट होता है, मतलब वो मशीन का जॉइंट है, ओके, ऐसा। तो वो मशीन का जॉइंट की लाइन में ही आपको अपना घुटने का जॉइंट रखना है। अगर समझो मशीन का पॉइंट यहाँ पे है और आप इतने आगे बैठ गए, ये लाइन में चलने के बाद, तो भी ये इंजरी ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि जहां आप ऐसी पोजीशन में बैठे हैं और ये लाइन के अंदर अगर वो पिवट नहीं घूम रहा है तो आपके घुटने की जॉइंट पे अननेसेसरी फोर्स जनरेट हो रहा है, तिरछा, ओके। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने भुट्टा देखा रहेगा, अगर आप भुट्टे को ऐसा पकड़िए, ओके, उसका दाना निकाल के भुट्टे को ऐसा पकड़िए, टाइट पकड़िए, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा खींचिए, एक साथ साइमल्टेनियसली ऐसा खींचिए, तो भुट्टे का 3 टुकड़ा हो जाएगा, ओके। अगर आप भुट्टे का नॉर्मली कैसा हम ऐसे तोड़ते तो 2 टुकड़ा होता है, लेकिन आप अगर ये ट्रिक यूज करेंगे, एक को इधर खींचना है, दूसरे को इधर खींचना है, लेकिन एक साथ, तो उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पिवट लाइन है, ओके, ये वैसा हो गया जैसे समझो ये मशीन का लाइन है और ये आपका घुटने का जॉइंट है, ये मशीन का जॉइंट है। अगर ये थोड़ा आगे पीछे रहेगा और जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, ये पीछे की तरफ आ रहा है, ये जॉइंट पीछे खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, ओके। तो तभी आपको ये घुटने में प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत लोग को ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप जब भी मशीन को सेट कर रहे हैं, लेग कर्ल मशीन को, तो सबसे पहला जो आपको सेटअप करना है वो आपको पिवट लाइन मैच कराना है। मशीन के जॉइंट की लाइन में आपका घुटने का जॉइंट रखना है। उसके बाद में फिर आपको देखना है कि आपका एंकल के नीचे पैड आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको आगे पीछे बाद में कर सकते हैं, ऊपर वाला एंकरिंग बाद में कर सकते हैं, और फिर बाद में सीट को खींच के प्रॉपर एडजस्ट करिए। तो सबसे पहले आपको ये एंकरिंग वाला मैच कराना है, ओके। तो ये अपना हैमस्ट्रिंग के बारे में कंप्लीट सेशन हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो जब भी आप लेग कर्ल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या करना है, आपको अल्टरनेट करना है। आपको एक बार स्क्वाट स्टार्ट करना है, दूसरी बार लेग कर्ल से स्टार्ट करना। और आप चाहें तो इसको इसमें बिफोर आफ्टर में, जैसे समझो कैसा बताऊं आपको, आप अपना साइड व्यू से फोटो खींच के रखिए, ओके। और 1 महीना आप ऐसा ट्रेनिंग करिए। अगर आपका पुराना पैटर्न जिस तरह से आप कर रहे थे कि हमेशा लेग कर्ल में आप सारे लेग्स के वेरिएशन जैसे स्क्वाट हो गया, लेग प्रेस, लेग एक्सरसाइज, ये सब करते आए, बाद में लेग कर्ल का 2-3 सेट मारा और आपका वर्कआउट लेग का खत्म हो गया, ऐसा पैटर्न रहा आपका, और तो अभी आपको चेंज करने की जरूरत है। आप 1 महीना 2 महीना ऐसा इसको लेग कर्ल को डोमिनेट करके करिए। और आप जब आप स्टार्ट करें उससे पहले आप एक बार पिक्चर क्लिक कर लीजिए, आप चाहें तो मेजर टेप से मेजरमेंट कर लीजिए, ओके। फिर 2 महीने बाद में फिर से आप देखिए कि आपका ये जो डिफरेंस है, जो पीछे से फ्लैट था, आगे से इतना ये ऊपर उभरा हुआ लग रहा आपको,
देखिए कि इसमें डिफरेंस आया कि नहीं आया। डेफिनेटली आपको ये डिफरेंस मिलेगा। और ये मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के एंगल से भी आप देखेंगे तो फैट लॉस में कैसा होता है, दो चीज मेन इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको जल्दी फैट लॉस करना है, मसल गेन जल्दी करना है, दोनों साइमल्टेनियसली करना है, तो उसके लिए दो फैक्टर काम करते हैं। ओके, पहला है सरफेस एरिया ऑफ डैमेज, ओके, और दूसरा है इंटेंसिटी लेवल ऑफ वर्कआउट। मतलब आप जिस मसल्स को टारगेट कर रहे हैं वो मसल का एरिया कितना बड़ा है, उसी हिसाब से आपका फैट लॉस होगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, लोगों का यहाँ फैट जमा रहता है, लेकिन ये स्टोरेज साइट है, यहाँ से कितना जाके यूज होएगा वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े मसल को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि थाइज अपना लेग्स में सबसे बड़ा मसल्स होता है, लेकिन थाइज दोनों तरफ का ये सिमिलर होता है, इसमें बड़े बड़े मसल्स होते हैं। तो आप इसको अच्छे से ट्रेन करेंगे तो आपका फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो बड़ा है। दूसरा इंटेंसिटी लेवल, क्योंकि ये बड़े मसल्स है ना, इसको ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में आप ट्रेन कर सकते हैं। ओके, तो फैट लॉस में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी रहेगा तो आप मेरे को बताएं। थैंक यू सो मच।